नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज हमारे प्रैक्टिस सेट का 5वां सेट है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, आर्ट एंड कल्चर मिलेगा। बट फिलहाल अभी मैं करंट अफेयर का टॉपिक थोड़ा सा साइड करके रखा हूँ। चाह रहा हूँ कि करंट अफेयर 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने का बना के उसकी वीडियो अलग से डाल दूँ वन लाइनर में। तो चलिए, बहुत पंचायत ना करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। पॉजिटिव थॉट है आपके लिए, एवरीथिंग कम्स टू यू एट द राइट टाइम, सो बी पेशेंट एंड कीप वर्किंग हार्ड। सब कुछ आपके पास सही समय पे आता है, इसलिए धैर्य रखें और कड़ी मेहनत रहे। पहला क्वेश्चन, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन, ट्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है आपके गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या लाला लाजपत राय। तो कुल मिला के सवाल बस इतना पूछ रहा है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी 1867 में दिया था, और उनका दावा था कि ब्रिटेन जो है ना, भारत की संपत्ति अपने कब्जे में ले रहा है धीरे धीरे। इस वजह से उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बनाया था। अगला सवाल, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? ऑप्शन है आपके लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन। तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। अब ये जो थी, ये पहली जनगणना तो थी, बट नियमित जनगणना नहीं थी। मतलब एक होता है ना कि चलना जनगणना करते हैं, ऐसा वाला था। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, मतलब कोई ऑफिशियल वो नहीं हुआ था। और ये कराया गया था आपका 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। लेकिन जो पहली नियमित जनगणना हुई, ये इससे 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई, यानी कि रिपन ने कराया था। ये पहली नियमित जनगणना है, और ये पहली जनगणना तो है बट नियमित नहीं थी। तो अगर इससे सवाल बनेगा तो बस इतना ही बनेगा कि भारत में अंग्रेजों के समय पहली नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला सवाल देखा जाए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, वल्लभ भाई पटेल या जमनालाल बजाज। तो बारदोली सत्याग्रह, सबसे पहले तो जान लीजिए कि बारदोली सत्याग्रह हुआ था आपका 1928 में। बारदोली जो है ये आपका गुजरात में पड़ता है, और इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और इसी सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में जो महिलाएं थी उनके द्वारा दी गई थी। अगला सवाल, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है आपके स्वामी सहजानंद, एनजी रंगा, मदन मोहन मालवीय या इनमें से कोई नहीं। तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो प्रथम सत्र था उसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद जी ने की थी। ये आपका हुआ था 11 अप्रैल 1936। कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन है आपके 1773, 1771, 1785 या 1793। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो आपका ब्रिटिश की जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी के प्रशासन को विनियमित करने के लिए बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा चीज क्या था, यहाँ पर जो बंगाल में पहले गवर्नर हुआ करते थे, उनको गवर्नर जनरल की उपाधि अब मिल गई थी इसी एक्ट के तहत। अगला सवाल, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन है आपके इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, भारतीय नेताओं के बने कानून द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान जब तक लागू नहीं हुआ था तब तक
भारत का जो शासन था वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार यानी कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत चलाया जा रहा था। ये जो आपका एक्ट था इसको ब्रिटिश संसद ने पारित किया था और ये 1935 के नाम से है बट ये लागू हुआ था 1937 में। और याद रखिएगा 1937 में ही बर्मा जो है भारत से अलग भी हुआ था। अगला सवाल, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन से आपके प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को या उपयुक्त सभी। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा जाता है यानी कि प्रियम्बल को। अब जो प्रस्तावना है संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, और इसके बाद 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था संविधान सभा द्वारा या अपनाया गया था और फाइनली 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ये 3 डेट्स आपको याद रखनी है। 13 दिसंबर को प्रस्ताव आया था, 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी को लागू किया गया था संपूर्ण देश में संविधान में। अगला सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन से आपके 1951, 1971, 1976 या 1984। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना में प्रथम संशोधन आपका 1976 में किया गया था। याद रखिए, कंफ्यूजन होता है कि पहला संशोधन पूछ रहा है बट ये सिर्फ प्रस्तावना में पहला संशोधन पूछ रहा है। 1976 जिसको हम लोग 42वें संविधान संशोधन 1976 कहते हैं, इसी के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला सवाल, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन से आपके 1950, 1951, 1952 या 1953। तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की जो स्थापना है वो आपका 1951 में हुई थी, 2 मई 1951। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जो था वो कहाँ था या कहाँ है? तो अभी भी दिल्ली में है ये। ठीक है, अगला सवाल, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष ऑप्शन है आपके पीसी महालनोबिस, गॉडगिल, बी नटराजन या इनमें से कोई नहीं। तो 1949 में जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष थे आपके पीसी महालनोबिस। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए इस समिति को बनाया गया था। अगला सवाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? ऑप्शन है आपके औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या निर्यात क्षेत्र। तो माफ करिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को और औद्योगिक क्षेत्र ये दोनों को ही प्रमुखता दी गई थी। ठीक है, पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो 1951 से 56 तक चला था और ये हेरोड डॉमर मॉडल पे आधारित था। ठीक है, और जो आपका इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। आज भी पंचवर्षीय योजना जो है वो नीति आयोग में बदल गया है और नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और उस समय भी जो तत्काल उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी वही इसके अध्यक्ष भी थे। अगला सवाल, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है आपके आल्प्स, रॉकीज, एंडीज या हिमालय। तो विश्व में सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है वो है आपकी एंडीज। एंडीज आपका साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है और ये लगभग 7000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी है। अगला सवाल, दाचीगम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या जम्मू कश्मीर। तो दाचीगम वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है।
अगला सवाल, विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके, बांदीपुर नेशनल पार्क, कीबुल लामजाओ, काजीरंगा या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कीबुल लामजाओ। अब कीबुल लामजाओ कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ता है आपका मणिपुर में। तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है इसमें। अरे रुकना भाई, हाँ। कीबुल लामजाओ जो है राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ये संगाई हिरण के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, यानी कि टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन है आपके, पेंच, मानस, नागार्जुन या कॉर्बेट। तो भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो है आपका नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन टाइगर रिजर्व जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और ये 3728 किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। अगला सवाल, टोडा जनजाति, रुक भाई, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है आपके, नागालैंड में, झारखंड में, गुजरात में या नीलगिरी पहाड़ियों में। तो टोडा जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है, और ये पहाड़ियों की, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे पुरानी जनजाति भी मानी जाती है। अगला सवाल, गद्दी जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है, कौन सी गद्दी जनजाति। ऑप्शन है आपके, मध्य प्रदेश, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है तो हिमाचल प्रदेश की कुछ और भी जनजातियां हैं, जैसे आपका एक है किन्नौरी, किन्नौरी के बाद है आपका लाहौली, लाहौली के बाद है आपका पंगवाल। ये कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं जो एसएससी ने पूछा है अपने अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर आपका एमटीएस जीडी कुछ भी हो, लेकिन पूछा है ये तीनों। और मैं सोच रहा हूँ कि एक बार 10 मिनट शो से आपको अलग अलग जो टॉपिक्स हैं एसएससी के, जीडी के लिए, चाहे वो आपका जनगणना से हो, आर्ट कल्चर से हो, या फिर आपका जनजाति हो, या नेशनल पार्क हो, जो इम्पोर्टेंट पेटेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेके मैं आऊँगा और जल्दी स्टार्ट करूँगा उसको। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन है आपके, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या पंजाब। तो तमाशा जो है महाराष्ट्र की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। अब तमाचा के अलावा, तमाशा के अलावा, सॉरी तमाचा नहीं, तमाशा, नकटा, सॉरी नक नकटा, इसके बाद से बड़ा एक फेमस है लावड़ी। ये दो चीजें आपको याद रखनी है महाराष्ट्र से रिलेटेड। अगला सवाल, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक कला है। ऑप्शन है आपके, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो पंडवानी जो है वो आपकी छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक कला है। ठीक, अब यहाँ पे पंडवानी के अलावा एक नाम आता है बड़ा फेमस, सुआ, फिर एक आता है राउत नृत्य, फिर कर्मा, कर्मा आपका झारखंड में भी होता है, और इसके साथ होता है आपका एक गौर, गौर के अलावा एक होता है पंथी। ये वो फेमस लोक नृत्य हैं जो एसएससी ने पूछे हैं, हवा में नहीं दे रहा हूं मैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो कुछ क्वेश्चंस के नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इसका मतलब कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सेशन का लास्ट सवाल है, पालधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन है आपके, बांसुरी, सितार, वायलिन या मृदंगम। तो पालधार रघु का संबंध जो है वो आपका मृदंगम से है। अब मृदंगम बजाने वाले कुछ और भी वादक, जैसे टीके, मूर्ति, दूसरा है आपके दंड मुड़ी, राम मोहन। ठीक है, राम मोहन। और एक बड़ा फेमस नाम आता है मृदंगम के लिए, जो मैं जब पेपर दे रहा था तो 2 बार मैंने देखा, शिवरामन।
ये बड़ा फेमस है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। ज़्यादा क्वेश्चन उल्टी करा देता है और उल्टी करना नहीं है। ऐसा ही रहना है कि अपना काम भी होता रहे और चीज़ें भी चलती रहे स्मूथली। तो सेशन ख़त्म करते हैं आज। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा और यूज़फुल लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि लोगों तक भी पहुँचे। और मेन उद्देश्य यही है कि फ्री में जहाँ तक पढ़ सकता है बच्चा पढ़ ले। क्योंकि ऐप वाले क्या करते हैं ना कि 500, 600, 1000, 2000 ऐसे करके कुछ चार्जेस लगाते हैं, वो नहीं करना है। सारे मटेरियल फ्री और बेस्ट मटेरियल देंगे। ऐसा नहीं कि पेड क्लासेस लगा के और फिर पेड वालों को वो डिटेल्ड और इसमें नॉर्मल नहीं। जो रहेगा सबके लिए रहेगा। तो सेशन खत्म करते हैं। धन्यवाद।